दोस्तों, दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाला देश जापान इन दिनों वीरान पड़ता जा रहा है। इसका कारण है वहाँ के लोगों का आपस में ज्यादा समय अपने पार्टनर को न देना। आइए बताते हैं आपको कि जापान सरकार अपनी इस समस्या से क्यों इतना घबराई हुई है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। आइए जानते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जापान में 80 लाख से ज्यादा अकिया हैं। दोस्तों, अकिया का मतलब होता है खाली घर। आपको बता दें कि साल 2018 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार जापान में 13% अकिया मकान थे। जापान में 38% ऐसे परिवार हैं जिनमें केवल एक या दो ही लोग साथ रहते हैं। साल 2010 में जापान की जनसंख्या लगभग 13 करोड़ थी। अनुमान है कि 2060 तक जापान की आबादी घटकर 8 करोड़ रह जाएगी। जनवरी 2023 में जापान के टोक्यो में रहने वालों को सरकार की ओर से बेहद आकर्षक प्रस्ताव मिला कि अगर वे शहरी इलाके छोड़कर बाहर बसना चाहें तो हर परिवार को प्रति संतान 10 लाख येन यानी कि करीब $7,000 दिए जाएंगे। शर्त यह थी कि परिवार के कम से कम एक सदस्य के पास नौकरी हो और वो ग्रामीण क्षेत्र में अपना व्यापार शुरू करने का वादा करे। इसमें एक शर्त ये भी थी कि यह राशि लेने का बाद अगर वो 5 साल से पहले दोबारा शहर में बसना चाहे तो उन्हें पूरी रकम सरकार को लौटानी पड़ेगी। जापान की अधिकांश आबादी शहरों में बसती है और पिछले कई सालों से वहां प्रॉपर्टी के क्षेत्र में कमी दिखती है। यह दीगर बात है कि वहां लाखों मकान खाली पड़े हैं। जापान में प्रॉपर्टी की समस्या से निपटने के लिए केंद्र और प्रांतीय सरकारों द्वारा ऐसे कई कदम उठाए जा रहे हैं। दुनिया जहान में इस हफ्ते हम जानने की कोशिश करेंगे कि जापान में लाखों मकान खाली क्यों पड़े हुए हैं। आयुमी सुगीमोटो जापान की अकिता इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में ग्रामीण जनजीवन के बारे में पढ़ाती हैं। वो अकितो प्रांत में रहती हैं, जहां खाली छोड़ दिए गए मकानों की संख्या अन्य इलाकों के मुकाबले कहाँ ज्यादा है और लगातार बढ़ती जा रही है। आयुमी सुगीमोटो कहती हैं, जापानी भाषा में खाली छोड़ दिए गए मकानों को अकिया कहते हैं। वो कहती हैं, मैं जब दफ्तर जा रही होती हूँ तो अक्सर ऐसे कई अकिया रास्ते में दिखाई देते हैं। उन्हें पहचानना बहुत आसान होता है क्योंकि अक्सर उनकी खिड़कियों के कांच और दरवाजे टूट होते हैं। उनकी हालत खस्ता होती है। आयुमी सुगीमोटो के अनुसार 2018 के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि जापान में 13% अकिया मकान हैं और सिर्फ शहरी ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जापान में 80 लाख से ज्यादा अकिया हैं, जबकि लोगों का मानना है कि वास्तव में यह संख्या इससे कहीं ज्यादा है। असल में खाली छोड़ दिए मकानों के पीछे आर्थिक वजहें हैं। आयुमी सुगीमोटो का कहना है, जिस जमीन पर मकान बने होते हैं उस पर टैक्स में रियायत मिलती है। इसलिए मकान मालिक इन्हें गिराकर जमीन खाली करवाना नहीं चाहते। इसलिए गिराने के बजाय खाली छोड़ देना मकान मालिकों के लिए अधिक फायदेमंद होता है। इसकी एक अन्य वजह यह भी है कि कई मकान सालों पुराने हैं और वहां रहने वालों की यादें उनसे जुड़ हुई हैं। लेकिन इसके साथ साथ यह धार्मिक आस्था का मुद्दा भी है। आयुमी सुगीमोटो कहती हैं, इन घरों में लोग अपने पुरखों की चीजें संजो कर रखते हैं, जिन्हें वो अपने पुरखों के बौद्ध अवतार भी कहते हैं और मानते हैं कि पुरखों की आत्मा आकिया में रहती हैं। आयुमी सुगीमोटो का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी भी इसकी एक बड़ी वजह है। ग्रामीण इलाकों में रोजगार और उच्च शिक्षा के पर्याप्त अवसर नहीं हैं। इसलिए युवा पीढ़ी टोक्यो और ओसाका जैसे बड़े शहरों की ओर आकर्षित हो रही है। आयुमी सुगीमोटो का कहना है कि अकिया मकानों में जंगली जानवर भी डेरा डाल लेते हैं। साथ ही भारी बर्फबारी या तूफान से लकड़ी के बने ये खस्ताहाल मकान ढहकर पड़ोस के मकानों पर गिर जाते हैं।
इन मकानों को तोड़कर जमीन खाली करवाने के लिए सरकार को इनके मालिकों से अनुमति लेनी पड़ती है, जो मुश्किल होती है क्योंकि लोग अपना अगला पता छोड़े बिना ही चले जाते हैं। कई जगहों पर प्रशासन ने इन मकानों को कैफे, पर्यटन आवास या दुकानों में बदलने के लिए भी कदम उठाए हैं, मगर उससे समस्या हल नहीं हो रही। आयुमी सुगीमोटो इस बारे में कहती हैं, मसला यह है कि जितनी लोगों की जरूरतें हैं, अकिया की संख्या उससे कहीं ज्यादा है। और इनमें से कई मकान इतने पुराने हो चुके हैं कि उनकी मरम्मत या रिनोवेशन मुश्किल है। लोगों की समस्या। जापान की प्रॉपर्टी समस्या का संबंध वहां की आबादी से भी है। ब्रिटेन की ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी में सामाजिक नीतिशास्त्र की प्रोफेसर मिसा इजुहारा कहती हैं कि 1970 से जापान के सामने बूढ़ी होती आबादी की समस्या है। जापान की 30% आबादी 65 साल से अधिक उम्र के लोगों की है। जापान में अच्छी स्वास्थ्य सेवा की वजह से लोगों की औसत जीवन अवधि 80 साल के करीब है, मगर जन्म दर कम है। वो बताती हैं, जापान में महिलाओं की प्रजनन दर केवल 1.3% है। 2010 में जापान की जनसंख्या लगभग 13 करोड़ थी और उसके बाद से यह लगातार गिर रही है। अनुमान है कि यह 32% सालाना की दर से घटेगी और वर्ष 2060 तक जापान की आबादी घटकर 8 करोड़ रह जाएगी। इसी साल जापान के प्रधानमंत्री ने संसद में अपील की कि इस समस्या का जल्द हल किया जाना जरूरी है, अन्यथा जापान के समाज के लिए गंभीर चुनौती खड़ी हो जाएगी। मगर जन्म दर को घटने का खाली पड़े मकानों की समस्या से क्या संबंध है? मिसा इजुहारा का कहना है, पहले 3 पीढ़ियां संयुक्त परिवार में एक साथ रहती थीं, जिससे घर की विरासत आसानी से नई पीढ़ी को सौंप दी जाती थी और मकान का रखरखाव भी जारी रहता था। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद आर्थिक पुनरुत्थान के दौर में लोगों ने शहर जाकर बसना शुरू कर दिया और वहीं अपने मकान बनवा लिए। दोनों ही पीढ़ियां धीरे अलग रहने लगीं। संयुक्त परिवार छोड़कर शहरों में बसने से परिवार के संसाधन कम हुए और पुराने पुश्तैनी मकानों के रखरखाव की अनदेखी होने लगी। मिसा इजुहारा कहती हैं, अब परिवार छोटे होते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर 70 के दशक में आधे परिवार ऐसे थे जिनके अपने बच्चे थे और 14% संयुक्त परिवार थे जिसमें 3 पीढ़ियां साथ रहती थीं। अब कुल परिवारों में 38% ऐसे परिवार हैं जिसमें केवल 1 या 2 लोग ही साथ रहते हैं। जब यह लोग भी गुजर जाते हैं या मकान छोड़ जाते हैं तो एक और अकिया बन जाता है। मगर मिसा इजुहारा कहती हैं कि आबादी के स्वरूप में बदलाव के अलावा दूसरे कारण भी हैं जिसकी वजह से प्रॉपर्टी संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं। जापानी लोगों की समस्या का एक अंग। जापान की प्रॉपर्टी समस्या का संबंध वहां की आबादी से भी है। ब्रिटेन की ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी में सामाजिक नीतिशास्त्र की प्रोफेसर मिसा इजुहारा कहती हैं कि 1970 से जापान के सामने बूढ़ी होती आबादी की समस्या है। जापान की 30% आबादी 65 साल से अधिक उम्र के लोगों की है। जापान में अच्छी स्वास्थ्य सेवा की वजह से लोगों की औसत जीवन अवधि 80 साल के करीब है, मगर जन्म दर कम है। वो बताती हैं, जापान में महिलाओं की प्रजनन दर केवल 1.3% है। 2010 में जापान की जनसंख्या लगभग 13 करोड़ थी और उसके बाद से यह लगातार गिर रही है। अनुमान है कि यह 32% सालाना की दर से घटेगी और वर्ष 2060 तक जापान की आबादी घटकर 8 करोड़ रह जाएगी। इसी साल जापान के प्रधानमंत्री ने संसद में अपील की कि इस समस्या का जल्द हल किया जाना जरूरी है, अन्यथा जापान के समाज के लिए गंभीर चुनौती खड़ी हो जाएगी। मगर जन्म दर को घटने का खाली पड़े मकानों की समस्या से क्या संबंध है? मिसा इजुहारा का कहना है,
पहले 3 पीढ़ियां संयुक्त परिवार में एक साथ रहती थीं, जिससे घर की विरासत आसानी से नई पीढ़ी को सौंप दी जाती थी और मकान का रखरखाव भी जारी रहता था। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद आर्थिक पुनरुत्थान के दौर में लोगों ने शहर जाकर बसना शुरू कर दिया और वहीं अपने मकान बनवा लिए। दोनों ही पीढ़ियां धीरे अलग रहने लगीं। संयुक्त परिवार छोड़कर शहरों में बसने से परिवार के संसाधन कम हुए और पुराने पुश्तैनी मकानों के रखरखाव की अनदेखी होने लगी। मिसा इजुहारा कहती हैं, अब परिवार छोटे होते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर 70 के दशक में आधे परिवार ऐसे थे जिनके अपने बच्चे थे और 14% संयुक्त परिवार थे जिसमें 3 पीढ़ियां साथ रहती थीं। अब कुल परिवारों में 38% ऐसे परिवार हैं जिसमें केवल 1 या 2 लोग ही साथ रहते हैं। जब यह लोग भी गुजर जाते हैं या मकान छोड़ जाते हैं तो एक और अकिया बन जाता है। मगर मिसा इजुहारा कहती हैं कि आबादी के स्वरूप में बदलाव के अलावा दूसरे कारण भी हैं जिसकी वजह से प्रॉपर्टी संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं। मांग और आपूर्ति की समस्या। दुनिया में कई जगह, खास तौर पर यूरोप में पुराने मकानों की अच्छी मांग है और वो महंगे बिकते हैं। ब्रिटेन की लीड्स यूनिवर्सिटी में जापानी पढ़ाने वाले कज़ुकी मोरीमोटो कहते हैं कि जापान में ऐसा बिल्कुल नहीं है और लोग मानते हैं कि पुराने मकान की बनावट खास अच्छी नहीं होती। वो कहते हैं, जापान में लोग अक्सर कहते हैं कि अगर आपने नया मकान भी खरीदा हो तब भी 30 सालों में उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। इसकी एक वजह यह है कि जापान में तूफान और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं आम हैं और नए मकान उन्हें ध्यान में रखकर कड़े पैमानों के तहत बनाए जाते हैं ताकि आपदा की स्थिति में नुकसान को कम किया जा सके। ये दिशानिर्देश भी हर 10 साल में बदले जाते हैं। ऐसे में पुराने बने मकानों को नए भवन निर्माण नियमों के अनुरूप बदलना काफी खर्चीला काम होता है। कज़ुकी मोटो कहते हैं कि भवन निर्माण कंपनियां लोगों की बदलती जरूरतों के हिसाब से मकान बना रही हैं और उसकी मार्केटिंग आकर्षक तरीके से करती हैं। जापान में लोगों की जरूरतें बदल रही हैं और हर साल करीब 8 लाख नए मकान बनते हैं। कज़ुकी मोरीमोटो कहते हैं, मुझे कई बार आश्चर्य होता है कि पुराने बड़े मकानों की जगह जो नए मकान बनाए जाते हैं वो काफी छोटे होते हैं। भवन निर्माण उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए जापानी सरकार बिल्डरों और खरीदारों को टैक्स में रियायतें देती है। साथ साथ सरकार पुराने मकानों में लोगों के बसने के लिए भी कई स्कीमें चलाती है। कज़ुकी मोरीमोटो कहते हैं कि यह कुछ विरोधाभासी जरूर है क्योंकि एक और पुराने अकिया मकानों की समस्या सुलझाने के लिए सरकार लोगों को आर्थिक सहायता देकर प्रोत्साहित करना चाहती है, वहीं नए महंगे मकान खरीदने के लिए भी वह लोगों को प्रोत्साहित कर रही है ताकि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए। वहीं लोगों का ग्रामीण इलाकों से शहरों की ओर भागना भी जारी है। कज़ुकी मोरीमोटो के अनुसार यह सच है कि जनसंख्या कम हो रही है, लेकिन टोक्यो में रहने वाले परिवारों की संख्या लगातार बढ़ रही है क्योंकि अधिक से अधिक लोग अब अकेले रहने लगे हैं। यही बात छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिलती है। इससे सप्लाई और डिमांड के बीच संतुलन बिगड़ रहा है। इसका एक असर यह भी है कि बड़े शहरों के कुछ इलाकों और उनके उपनगरों में सस्ते मकानों की किल्लत पैदा हो रही है। सप्लाई और डिमांड के बीच बिगड़ते संतुलन का असर स्वास्थ्य और यातायात जैसी सेवाओं पर भी पड़ रहा है, जिससे और अधिक संख्या में लोग ग्रामीण क्षेत्रों से बाहर जाना शुरू कर देंगे। कज़ुकी मोरीमोटो कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग बड़े शहरों की ओर जा रहे हैं, यानी बुजुर्ग पीछे छूटते जा रहे हैं। प्रशासन के लिए भी समस्या खड़ी हो गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों की आय कम होती जा रही है और वहां लोगों को आम सेवाएं प्रदान कर पाना मुश्किल साबित हो रहा है।
मूल बात तो यह है कि जापानी लोग नए मकान पसंद करते हैं और अगर सरकार खाली अकिया मकानों की समस्या सुलझाने के लिए कड़े कदम नहीं उठाएगी तो यह समस्या बनी रहेगी।